नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है हाँ, एक YouTube विश्लेषण है चैनल वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइड से। और शीर्षक काफी सनसनीखेज है। भारत आएंगे पुतिन ज़ेलेंस्की, शुरू हुआ मोदी वर्सेस ट्रंप। बिल्कुल। ये विश्लेषण भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति में आप कह सकते हैं एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, और खासकर अमेरिका के साथ जो रिश्ते बदल रहे हैं उसके संदर्भ में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये विश्लेषण सिर्फ आज की घटनाओं को नहीं देखता है ना, ये इतिहास में भी जाता है ये समझाने के लिए कि भारत आज इस मोड़ पर क्यों खड़ा है। सही कहा। तो कोशिश यही रहेगी कि स्रोत के जो मुख्य तर्क हैं, जो दावे हैं, उनको समझें। हाँ, कि कैसे इस विश्लेषण के अनुसार भारत अमेरिका के प्रति अपना रवैया बदल रहा है और आत्मनिर्भरता की तरफ और नई साझेदारियों की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े दावे से। स्रोत कहता है कि भारत ने अब ठान लिया है कि वो अमेरिका और खासकर ट्रंप प्रशासन के कथित दबाव का जवाब उसी की भाषा में देगा। स्रोत ने अहंकार शब्द का भी इस्तेमाल किया है। हाँ, ये एक मजबूत दावा है, काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ना? और स्रोत इसके लिए एक हालिया घटना का जिक्र भी करता है, वो जो खबरें थीं। कौन सी? वो फोन कॉल्स वाली? हाँ बिल्कुल, कि पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर कई बार राष्ट्रपति ट्रंप के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। अच्छा। स्रोत इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देख रहा, वो इसे भारत के बदलते आत्मविश्वास का, एक नए रुख का प्रतीक मान रहा है। मतलब कि अब जरूरी नहीं कि अमेरिका की हर कॉल पर तुरंत जवाब दिया जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही कि भारत अब अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर रहा है। लेकिन क्या ये बस एक अकेली घटना है या स्रोत इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न देखता है? यहीं पर यह विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। स्रोत इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानता है और अपनी बात को वजन देने के लिए वो इतिहास के कुछ उदाहरण सामने रखता है। ऐसे उदाहरण जहां स्रोत के मुताबिक अमेरिका के दबाव या इनकार ने भारत को मजबूर तो किया, लेकिन भारत ने उसका जवाब फिर आत्मनिर्भर बनकर दिया। ये तो सुनना पड़ेगा। कौन से उदाहरण हैं? इतिहास को आज से जोड़ना हमेशा दिलचस्प होता है। हाँ, तो पहला उदाहरण है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ओके। स्रोत बताता है कि उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था और उसने भारत पर युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए PL 480 गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। अरे हाँ, वो दौर था जब भारत अनाज के लिए काफी हद तक निर्भर था अमेरिका पर। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क यह है कि इस झटके ने, इस दबाव ने भारत को इतना प्रेरित किया कि उसने फिर हरित क्रांति पर पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार अनाज में आत्मनिर्भर बन गया। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से नेगेटिव दबाव का नतीजा पॉजिटिव निकला। सही है, एक दबाव ने आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। और क्या उदाहरण है? दूसरा अहम उदाहरण है 1971 का, बांग्लादेश की आजादी का वक्त। स्रोत याद दिलाता है कि कैसे अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। हाँ, ये तो काफी चर्चित घटना है। और स्रोत के मुताबिक इसी घटना ने भारतीय लीडरशिप को ये एहसास दिलाया कि बिना अपनी परमाणु शक्ति के वो हमेशा इस तरह के बाहरी दबाव के आगे कमजोर रहेंगे। अच्छा, तो इसका कनेक्शन परमाणु कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है? हाँ, स्रोत का कहना है कि इसी सोच ने, इसी एहसास ने 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण की नींव रखी। मतलब स्रोत का नजरिया यह है कि हर बार अमेरिकी दबाव ने भारत को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए उकसाया है। मोटे तौर पर हाँ, यही पैटर्न स्रोत दिखा रहा है। तीसरा उदाहरण है 1999 का कारगिल युद्ध। स्रोत कहता है कि जब भारत को ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन चाहिए थी तो भारत ने अमेरिका से GPS डेटा मांगा और अमेरिका ने मना कर दिया। हाँ, स्रोत के अनुसार अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, स्रोत ये भी दावा करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए परमाणु हमले की परोक्ष धमकी भी दिलवाई थी। ओह। तो इस अनुभव ने भारत को इतना झकझोरा कि उसने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया। और आज हमारे पास नैविक है। बिल्कुल, नैविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। और एक वो क्रायोजेनिक इंजन वाली कहानी भी है, शायद वो भी इसी में फिट होती है। हाँ, स्रोत उसका भी जिक्र करता है। भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन तकनीक चाहिए थी। हाँ। सोवियत संघ देने को तैयार भी था, लेकिन स्रोत के अनुसार अमेरिकी दबाव के कारण वो डील नहीं हो पाई। तो फिर नतीजा, भारत को सालों लगे, बहुत मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार भारत ने खुद ही क्रायोजेनिक इंजन तकनीक विकसित कर ली। तो इन सब उदाहरणों से स्रोत क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत का मुख्य तर्क ये उभर रहा है कि इतिहास के ये जो कड़वे अनुभव हैं, चाहे वो अनाज की बात हो या नौसैनिक दबाव या GPS से इनकार या तकनीक न देना, ये सब भारत की आज की विदेश नीति की जड़ में है। स्रोत के अनुसार
इन अनुभवों ने भारत को सिखाया है कि किसी एक शक्ति पर, खासकर अमेरिका पर, जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। तो आज जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ रिएक्शन नहीं है? नहीं, स्रोत कहता है ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि ये जो आत्मनिर्भर बनने का फैसला है, ये शायद और पहले और बड़े पैमाने पर ले लेना चाहिए था। और यहीं पे शायद वो भारत और चीन की तुलना आती है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी एक दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। क्या तुलना है? स्रोत कहता है कि देखिए, चीन ने 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, बड़े आर्थिक सुधार किए, और भारत उस वक्त क्या कर रहा था? 1976 में हमने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा, और आर्थिक उदारीकरण यानी एलपीजी रिफॉर्म्स वो तो 1991 में जाके हुए। तो स्रोत इसे एक चूके हुए मौके की तरह देखता है। हाँ, स्रोत का तर्क है कि भारत ने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। वो कहता है कि उस समय भारत और चीन लगभग बराबरी पर थे, उनकी करेंसी का मूल्य भी लगभग समान था। भारत शायद उस वक्त चीन के साथ ही तेजी से आगे बढ़ सकता था। तो क्या अब भारत उस खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, आप कह सकते हैं। स्रोत का नजरिया यही है कि भारत ने अब सबक सीखा है, और वो सिर्फ आत्मनिर्भरता पर ही जोर नहीं दे रहा, बल्कि दुनिया में अपनी कूटनीतिक हैसियत को भी नए सिरे से स्थापित कर रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमें रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका में दिखता है, जिस पर स्रोत काफी फोकस कर रहा है। बिल्कुल, ये हिस्सा काफी ध्यान खींचने वाला है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी और उन्हें शांति वार्ता के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक जेलेंस्की ने इस पहल का स्वागत भी किया है, आभार भी जताया है। और दूसरी तरफ पुतिन के आने की भी बात है। हाँ, दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भी इसी साल भारत आने की बात कही जा रही है। तो स्रोत क्या कह रहा है, अगर ऐसा होता है तो? स्रोत इस बात को हाईलाइट करता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो इस युद्ध के दोनों प्रमुख नेताओं की मेजबानी करेगा एक ही समय के आसपास। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कर्टसी है या कुछ और? स्रोत इसे भारत के बढ़ते कद और उसकी जो तटस्थ लेकिन सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता है, उसके सबूत के तौर पर देखता है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत की बात दोनों पक्ष सुनने को तैयार हैं। ये भारत की विश्वसनीयता को दर्शाता है। स्रोत इसकी तुलना अमेरिका की भूमिका से भी करता है, जिसे वो थोड़ा अप्रत्यक्ष या दबाव वाला मानता है, जबकि भारत एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ SCO समिट का भी जिक्र था, शायद चीन में जो होने वाला है। हाँ, शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक का जिक्र करते हुए स्रोत एक और दिलचस्प दावा करता है। क्या? उसका कहना है कि वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का विशेष स्वागत कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्रोत इसे भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ते तालमेल के संकेत के रूप में देख रहा है, खासकर अमेरिका के कथित दबाव के सामने एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। और पाकिस्तान का भी जिक्र है। ये सारी बातें स्रोत के अनुसार भारत की बदलती हुई ग्लोबल पोजीशनिंग और उसकी जो मल्टीपोलर दुनिया में बैलेंस साधने की कोशिश है, उसको दिखाती है। तो ये तो हुई कूटनीति की बात, इतिहास की बात, लेकिन असली बदलाव जैसा स्रोत कह रहा है वो आर्थिक मोर्चे पर भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, कूटनीति और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलते हैं ना। सही। स्रोत अमेरिकी टैरिफ यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, उनके संभावित असर पर बात करता है और बताता है कि भारत कैसे इसके लिए तैयार हो रहा है, कैसे विकल्प ढूंढ रहा है। और यहाँ कपड़ा उद्योग का उदाहरण दिया गया है शायद। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण बहुत प्रमुखता से दिया गया है। क्यों? क्या ये सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो सकता है? स्रोत के मुताबिक हाँ, अमेरिका भारतीय कपड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार है। तो अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय कपड़ा वहां महंगा हो जाएगा। स्रोत एक सिंपल उदाहरण देता है कि मान लीजिए कोई भारतीय शर्ट अमेरिका में 100 रुपए की बिक रही थी, टैरिफ के बाद वो 150 रुपए की हो सकती है। तो जाहिर है कंपटीशन में टिकना मुश्किल होगा। बिल्कुल, निर्यातकों को नुकसान होगा। तो भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है स्रोत के अनुसार? यहीं पर भारत की जो व्यापक रणनीति है वो सामने आती है। स्रोत बताता है कि भारत सरकार और इंडस्ट्री मिलकर करीब 40 देशों में 40 देश? हाँ, 40 देशों में बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रोग्राम चलाने की योजना बना रहे हैं। कौन कौन से देश हैं ये? इसमें यूरोप के बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, साथ ही कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। और मकसद क्या है? मकसद सीधा है, अमेरिकी बाजार पर जो निर्भरता है उसे कम करना और इन नए या मौजूदा बाजारों में अपनी पैठ को और मजबूत करना, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। लेकिन क्या इन 40 देशों में इतनी क्षमता है
कि वो अमेरिकी बाजार की कमी पूरी कर सकें? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है। स्रोत कुछ आंकड़े देता है जो इसका कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। बताइए। ये 40 देश मिलकर दुनिया के कुल कपड़ा आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदते हैं, करीब $590 बिलियन का। ओह, काफी बड़ा है ये तो। हाँ, जबकि भारत का कुल कपड़ा निर्यात अभी लगभग $37 बिलियन सालाना है और दुनिया का कुल कपड़ा बाजार करीब $800 बिलियन का है। तो मतलब गुंजाइश बहुत है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि इन 40 देशों में भारत के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। स्रोत ये भी साफ करता है कि भारत पहले से ही 220 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है, लेकिन ये 40 देश सबसे बड़े खरीदार हैं, इसलिए फोकस इन पर है। लेकिन क्या ये सिर्फ कपड़ा उद्योग तक ही सीमित है या दूसरे सेक्टर्स पर भी असर पड़ सकता है अमेरिकी टैरिफ का? नहीं, ये सिर्फ कपड़े की बात नहीं है। स्रोत का अनुमान है कि अमेरिका को जो हमारा कुल निर्यात होता है उसका लगभग 48 बिलियन का हिस्सा इन संभावित टैरिफ या व्यापारिक तनावों से प्रभावित हो सकता है। 48 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें? इसमें कपड़े के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न और आभूषण है, समुद्री उत्पाद हैं जैसे झींगा, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, जूते, पशु उत्पाद, रसायन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, ये सब शामिल हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक सेक्टर के लिए नहीं है ये। अच्छा, ये तो हुई बाजारों की बात, लेकिन अमेरिका सिर्फ बाजार नहीं है, वो तकनीक और निवेश का भी तो बड़ा स्रोत रहा है भारत के लिए। सही कहा। क्या स्रोत उसके विकल्पों पर भी कुछ कहता है? बिल्कुल कहता है, और यहीं पर जापान के साथ जो हालिया साझेदारी हुई है उसका जिक्र बहुत अहम हो जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। स्रोत इसे अमेरिकी तकनीक और निवेश पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बता रहा है। जापान के साथ क्या खास हो रहा है, क्या डील्स हैं? स्रोत बताता है कि जापान ने अगले 10 सालों में भारत में करीब $68 बिलियन। कितना? 68 बिलियन? हाँ, 68 बिलियन यानी लगभग 5.95 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने का वादा किया है। वाह! और किन क्षेत्रों में? और ये निवेश उन क्षेत्रों में होगा जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स। ये तो वही हाईटेक क्षेत्र हैं जहां शायद पहले हम अमेरिका की तरफ ज्यादा देखते थे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ था ना, सुजुकी का? हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जापान से बड़ी खबर है। सुजुकी, जो भारत में मारुति के साथ है, वो अगले 5-6 सालों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, EVs के निर्माण और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब $8 बिलियन का निवेश करने जा रही है। 8 बिलियन? और लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है हर साल 1 लाख EV यूनिट्स बनाने का। स्रोत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा के प्रोटोटाइप लॉन्च का भी जिक्र करता है। और इसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, निर्यात को लेके कुछ था। हाँ, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक भारत में बनी ये सुजुकी EVs सिर्फ भारत में नहीं बिकेंगी। अच्छा। बल्कि यहाँ से लगभग 100 देशों को निर्यात की जाएंगी। 100 देशों को? और सबसे खास बात यह है कि इन 100 देशों में खुद जापान भी शामिल होगा। क्या बात है, मतलब मेड इन इंडिया EVs जापान जाएंगी? हाँ, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ असेंबली हब नहीं बन रहा, बल्कि रिसर्च, डेवलपमेंट और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग का भी केंद्र बन रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है। ये तो कमाल की बात है। स्रोत ये भी जोड़ता है कि सुजुकी पहले से ही भारत में बने 17 अलग-अलग मॉडल दुनिया के लगभग 100 देशों में निर्यात करती है। तो EV वाला कदम उसी दिशा में एक बड़ा विस्तार है। तो ये जापान वाला एंगल सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक गहरा रणनीतिक रीअलाइनमेंट है, ऐसा स्रोत का मानना है। एकदम। स्रोत का तर्क यही है कि ये जो साझेदारियां हैं, चाहे वो जापान के साथ तकनीकी और निवेश की साझेदारी हो या फिर वो 40 देशों में नए बाजार खोलने की कोशिश, ये सब अमेरिकी निर्भरता के ठोस विकल्प तैयार करने की कोशिशें हैं। और ये कोई अचानक नहीं हो रहा। स्रोत इसे पिछले कई सालों से जो लगातार डिप्लोमेटिक प्रयास चल रहे हैं उनका नतीजा बताता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर जो आलोचना होती थी, हाँ होती थी, उसका जवाब भी है कि उन यात्राओं का मकसद ऐसे ही रणनीतिक संबंध बनाना था जो आज जब जरूरत पड़ रही है तो काम आ रहे हैं। ये एक अलग नजरिया है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, इतिहास के सबक, कूटनीतिक संतुलन, आर्थिक विविधीकरण, जापान जैसी नई साझेदारियां, तो स्रोत भारत के भविष्य को लेकर क्या तस्वीर पेश कर रहा है, खासकर चीन के मुकाबले में? देखिए, स्रोत का नजरिया काफी आशावादी है, लेकिन वो चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करता। जी। जैसा हमने पहले बात की, स्रोत मानता है कि भारत ने 1978 से 1991 के बीच
एक मौका गंवाया जी। जब चीन तेजी से आगे निकल गया। हाँ। लेकिन अब स्रोत का तर्क है कि भारत के पास एक और मौका है, चीन के लिए एक विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग विकल्प बनने का। चीन +1 स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी। दुनिया भर की कंपनियां जो अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, उनके लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है। और क्या स्रोत कोई टाइमलाइन या भविष्यवाणी भी करता है इस बारे में? हाँ, स्रोत एक अनुमान लगाता है। वो कहता है कि अगर भारत अपनी मौजूदा नीतियों पर टिका रहता है, सुधार जारी रखता है, तो अगले 10 वर्षों में वो चीन के मैन्युफैक्चरिंग विकल्प के तौर पर खुद को मजबूती से स्थापित कर सकता है। अगले 10 साल। और इसके साथ ही स्रोत एक और बड़ी भविष्यवाणी करता है कि 2030 तक ब्रिक्स के जरिए, हाँ, जिसमें अब कई नए सदस्य भी जुड़ गए। बिल्कुल, तो ब्रिक्स के माध्यम से डी-डॉलरीकरण यानी वैश्विक व्यापार और फाइनेंस में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की जो प्रक्रिया है वो काफी मजबूत हो जाएगी। और इसमें भारत, रूस, चीन की भूमिका? स्रोत का मानना है कि इस प्रक्रिया में भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के सामने एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये YouTube विश्लेषण एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश कर रहा है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। वो अमेरिकी प्रभाव से सोच समझकर रणनीतिक रूप से दूरी बना रहा है, अपने ऐतिहासिक अनुभवों से सीख रहा है। रूस और यूक्रेन जैसे विरोधी पक्षों के साथ भी संवाद बनाए रख रहा है, जापान जैसे देशों के साथ नई आर्थिक साझेदारियां बना रहा है और खुद को एक स्वतंत्र शक्तिशाली वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। ये विश्लेषण दिखाता है कि विदेश नीति सिर्फ बयानों या समिट्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका सीधा असर देश की आर्थिक रणनीति पर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर, आत्मनिर्भरता पर पड़ता है और कैसे इतिहास की घटनाएं, खासकर दूसरे देशों से मिले धोखे या दबाव, वो भविष्य के लिए कड़े फैसले लेने की प्रेरणा बन सकती हैं। हाँ। स्रोत का निचोड़ यही है कि भारत अब इंतजार करने या सिर्फ प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं है। वो सक्रिय रूप से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बना रहा है। ये वाकई एक व्यापक और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण था। इस पूरी बातचीत और स्रोत के तर्कों को सुनने